नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि हम चित्रकला की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारी 3 शैलियां कंप्लीट हो गई है। मेवाड़ हो गया है, मारवाड़ हो गया है और हाड़ौती क्षेत्र हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट शैली आती है वो आती है ढूंढाड़ चित्र शैली। इसके अंदर हम 4 चित्र शैलियां पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आमेर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जयपुर, जयपुर के बाद में आप पढ़ेंगे शेखावाटी और शेखावाटी के बाद में उनियारा टोंक शैली। तो देखो, आमेर और जयपुर शैली अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो कछवाओं ने अपनी राजधानी बनाया था वो दौसा को बनाया था, और दौसा के बाद में उन्होंने सबसे प्रथम जो राजधानी बनाई वो बनाई आमेर। और आमेर के बाद में जय सिंह ने उन जयपुर की क्या करी थी? स्थापना करी थी। इसलिए आमेर और जयपुर शैली को क्या किया जाता है? अलग अलग पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आमेर चित्र शैली। हर एक चित्र शैली में हमको 5 बातें ध्यान में रखनी। सबसे पहले प्रारंभ, प्रारंभ के बाद में उसका स्वर्ण काल, स्वर्ण काल के बाद में उसका प्रधान रंग, प्रधान रंग के बाद में चित्रकार, और चित्रकार के बाद में विशेषताएं कि किस किस तरह के चित्र बने हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो अगर हम इसमें आमेर चित्र शैली के अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ का जो काल है वो है मानसिंह का काल। किसका काल है? मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह प्रथम का काल। आपको भी पता है पूरे कछवा वंश के अंदर 2 जय सिंह हुए हैं, एक जिसने मिर्जा की उपाधि धारण करी है, एक जिसने सवाई की उपाधि धारण करी है। जिसने मिर्जा की उपाधि धारण करी है वो फर्स्ट है, जिसने सवाई की उपाधि धारण करी है वो कौन है? सेकेंड है। तो जो इसका जो स्वर्णकाल है आमेर की चित्रकार, आमेर चित्रशैली का, वो है मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। इसको आप जय सिंह प्रथम भी लिख सकते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह। फिर अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो प्रधान रंग है वो है गेरुआ रंग। गेरू का रंग समझ गए? जो दिवाली के ऊपर नीचे पीली लिपी जाती है उसका रंग कैसा होता है? गेरुआ। तो इसमें जो प्रधान रंग है वो कैसा रंग है? गेरुआ रंग है। उसके अलावा इसके अंदर जो चित्रकार है वो है मन्ना लाल। कौन है? मन्ना लाल। मन्ना लाल के अलावा है हुकुमचंद। कौन है? हुकुमचंद। हुकुमचंद के अलावा है मुरारी। हुकुमचंद के अलावा कौन है? मुरारी। और मुरारी के अलावा है शोभाराम। मुरारी के अलावा कौन है? शोभाराम। मन्नालाल, हुकुमचंद, मुरारी और शोभाराम। तो देखो, प्रारंभ किसका काल है? मानसिंह प्रथम का काल है, मानसिंह प्रथम का काल है। क्यों आमेर चित्रशैली को अलग से और जयपुर को अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले कछवाओं ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया था? आमेर। दौसा के ऊपर अधिकार करके आमेर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। दौसा के ऊपर क्या किया? अधिकार किया। किससे जीता था दौसा को? दौसा को मीणाओं से जीता था। किससे जीता था? मीणाओं से जीता था। तो आमेर को हम अलग पढ़ते। प्रारंभ किसका काल है? मानसिंह प्रथम का काल। स्वर्ण काल किसका है? मिर्जा राजा जय सिंह का। प्रधान रंग कौन सा है? गेरुआ। प्रधान रंग कैसा है? गेरुआ। चित्रकार कौन कौन है? मन्ना लाल है, हुकुमचंद है, मुरारी है और शोभाराम है। अब देखो, इस चित्र शैली के अंदर क्या हुआ है कि आपको पता है कि आमेर के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था? मुगलों से संबंध स्थापित किया था। अकबर से अपनी बेटी का विवाह किया था उन्होंने। सबसे प्रथम मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला वंश कौन सा है? कछवा वंश है। तो उसके अंदर क्या हुआ? एक ग्रंथ रचित हुआ है। उस ग्रंथ का नाम है रज्जबनामा। और रज्जबनामा जो है वो क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का क्या है? फारसी अनुवाद। अगर आपको कोई पूछ ले कि रज्जबनामा क्या है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसके अंदर टोटल 169 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 169। उस रज्जबनामा के अंदर जो 169 चित्र हैं, उन चित्रों का चित्रण इस शैली के अंदर हुआ। किसमें हुआ है? आमेर चित्र शैली के अंदर। तो रज्जबनामा जो जिसको हम क्या बोलते हैं? महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का कैसा अनुवाद है? फारसी अनुवाद। इसका चित्रण महाभारत का फारसी अनुवाद, जिसमें 169 चित्र हैं। 169 चित्र हैं। उन चित्रों का चित्रण आमेर शैली में हुआ है। आमेर शैली में हुआ है।
ये रज़्ज़बनामा का फारसी अनुवाद कब हुआ? तो अकबर के काल में। कब हुआ? अकबर के काल में। अकबर के काल में। मैंने आपको राधा और कृष्ण का चित्र बताया था, किसमें बताया था? राधा कृष्ण के चित्र कौन सी शैली में होते हैं? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा शैली के अंदर क्या है? राधा और कृष्ण के चित्र है। आमेर चित्र शैली के अंदर कृष्ण और रुक्मणी का चित्र है। किसका चित्र है? कृष्ण और रुक्मणी का। तो आपको कोई पूछ ले राधा कृष्ण का चित्र नाथ द्वारा शैली, कृष्ण और रुक्मणी का चित्र आमेर चित्र शैली। किसके कहने पर? तो मिर्जा राजा जय सिंह की पुत्री थी। कौन थी? चंद्रावती। मिर्जा राजा जय सिंह की पुत्री, जय सिंह की पुत्री, पुत्री का नाम क्या है? चंद्रावती। चंद्रावती के कहने पर, चंद्रावती के कहने पर चित्रकारों से मिर्जा राजा जय सिंह ने श्री कृष्ण रुक्मणी के चित्र, श्री कृष्ण और चंद्रावती रुक्मणी का चित्र और एक बिहारी सतसई का चित्रण हुआ है। और किसका चित्र हुआ है? चित्रण हुआ है बिहारी सतसई का चित्रण, बिहारी सतसई का चित्रण। तो श्री कृष्ण और रुक्मणी का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? आमेर चित्र शैली में। श्री कृष्ण और राधा का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? पर अगर ये कह दिया जाए कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें ना राजा ने अपनी दासी को कृष्ण और राधा के रूप में अपनाया है? किशनगढ़ चित्र शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। तो तीनों चीजों में अंतर पता होना चाहिए। फिर एक इसके अंदर कौन से वृक्ष का चित्रण हुआ है? तो वृक्ष है सफेदा का वृक्ष। सफेदा का वृक्ष देखा सबने? बस इसके अंदर सफेदा वृक्ष का चित्रण है। हाँ, सफेदा वृक्ष का चित्रण, सफेदा वृक्ष का चित्रण भी इस चित्र शैली के अंदर हुआ है। और क्या हुआ है? रज़्ज़बनामा के अंदर 169 चित्र हैं। उन 169 चित्रों को इन चित्रकारों ने कहाँ बनाया? आमेर शैली में बनाया। राधा और कृष्ण और रुक्मणी का चित्रण कहाँ पर हुआ है? आमेर शैली में। किसके कहने पे हुआ? तो जय सिंह के कहने पे हुआ। और जय सिंह को भी किसने बताया? चंद्रावती ने, उनकी बेटी ने। और सफेदा वृक्ष का चित्रण किसमें हुआ है? आमेर चित्र शैली के अंदर हुआ है। और देखो अब है जयपुर चित्र शैली। जयपुर चित्र शैली। हाँ, प्रारंभ जो माना जाता है सवाई जय सिंह। बताओ किसके काल में? सवाई जय सिंह का काल, जिसको आप जय सिंह द्वितीय बोलते हैं। फिर आपके पास में आता है इसका स्वर्ण काल। स्वर्ण काल की अगर हम बात करें तो वो है प्रताप सिंह का काल। स्वर्ण काल लिखो, प्रताप सिंह का काल। स्वर्ण काल लिखा, प्रताप सिंह। अगर इसके अंदर प्रधान रंग की बात की जाए, प्रधान रंग अगर इसमें बात करेंगे तो एक तो इसमें है हरा रंग। बताओ कैसा रंग? हरा रंग। हरा रंग के अलावा है गेरुआ रंग। हरा रंग के अलावा कौन सा रंग है? गेरुआ रंग। अगर हम इसके अंदर चित्रकारों की बात करें तो आपको 3-3 के जोड़े याद रखने। कैसे याद रखने? एग्जाम के अंदर सवाल आया गोपाल उदय हुक्मा है, गोपाल उदय हुक्मा है तो जयपुर चित्रशैली के चित्रकार। तो एक तो नाम याद रखोगे गोपाल उदय, गोपाल उदय और हुक्मा, हुक्मा। फिर क्या याद रखोगे? फिर एक याद रखोगे सालिग्राम, सालग्राम। सालग्राम के अलावा याद रखोगे साहिबराम, साहिबराम के अलावा याद रखोगे गंगबख्श, गंगबख्श। गोपाल उदय हुक्मा, सालग्राम, साहिबराम, गंगबख्श। एक है लक्ष्मण दास। कौन है? लक्ष्मण दास। गोपाल उदय हुक्मा, सालग्राम, साहिबराम और गंगबख्श। चले आगे।
अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि मैंने आपको जयपुर चित्रशैली के अंदर महिला की विशेषता बताई थी, है ना, कि आदम कद महिला या पुरुष जो आ जाते हैं वो किस में आते हैं, जयपुर चित्रशैली के अंदर। अगर पर जलाशय में स्नान करती हुई स्त्री आ जाए तो नागौर चित्रशैली, किसमें, नागौर चित्रशैली। तो इसके अंदर एक तो विशेषता है मध्यम कदकाठी के पुरुष और महिला। क्या है, मध्यम कदकाठी के, मध्यम कदकाठी के, मध्यम कदकाठी के क्या है, पुरुष तथा महिला। मध्यम कदकाठी के पुरुष और महिला। और क्या है, और इस चित्रशैली के अंदर है थिएटर, थिएटर या सिनेमा, थिएटर और सिनेमा का चित्रण, थिएटर और सिनेमा का चित्रण। एक है हाथियों की लड़ाई का दर्शन। क्या है, हाथियों की लड़ाई का, खाली हाथी, हाथियों की लड़ाई आ जाए तो फिर जयपुर चित्रशैली, हाथियों की लड़ाई का चित्रण, हाथियों की लड़ाई का चित्रण। ये हाथियों की लड़ाई का जो चित्रण बनाया है वो बनाया है लालचंद ने। किसने बनाया है, लालचंद ने। लालचंद ने किसका चित्रण किया है, हाथियों की लड़ाई का चित्रण लालचंद ने चित्रण किया। हाथियों की लड़ाई का चित्रण किसने किया है, लालचंद ने। थिएटर और सिनेमा का चित्रण। और क्या है, शहर की सुंदरता। जयपुर किस लिए जाना जाता है, उसकी सड़कों के लिए। किसके लिए जाना जाता है, नगर नियोजन के लिए, व्यवस्थित नगर नियोजन के लिए। तो शहर की सुंदरता का वर्णन, शहरों की सुंदरता का वर्णन, शहर की सुंदरता का वर्णन। शहर की सुंदरता का वर्णन। एक इसके अंदर आता है वट वृक्ष। कौन सा वृक्ष, वट वृक्ष क्या होता है, किसको कहते हैं, वट, बरगद। हाँ, बरगद का पेड़, वो क्या है, वट वृक्ष का चित्रण। और आमेर चित्रशैली में कौन सा पेड़ है, सफेदा। किसका चित्रण है, सफेदा का चित्रण है। तो हाथियों की लड़ाई का चित्र किसने बनाया, लालचंद ने। किसने बनाया, लालचंद ने। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट आदमकद प्रतिमाएं बनाई है, वो किस किस की बनी हुई है वो देखते हैं। देखो, आदमकद का मैंने मतलब बताया आपको, 3D चित्रण। 3D क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो आदमकद चित्रण किसने बनाए हैं, आदमकद चित्रण। इन आदमकद चित्रण के अंदर, जिसको हम 3D चित्रण भी बोलते हैं, आदमकद चित्रण के अंदर सबसे पहले चित्र बनाया गया ईश्वरी सिंह का। किसका बनाया गया, ईश्वरी सिंह का। और ईश्वरी सिंह का जो चित्र बनाया वो बनाया साहिब राम ने। किसने बनाया, साहिब राम ने। तो ईश्वरी सिंह का पूर्ण आदमकद, यानी पूर्ण आदमकद का मतलब सिर से लेके पैर तक का, सिर से लेके पैर तक का, ईश्वरी सिंह का पूर्ण आदमकद चित्रण, पूर्ण आदमकद चित्रण। और एक और बनाया है प्रताप सिंह का आधा आदमकद चित्रण। इसका, प्रताप सिंह का अर्ध आदमकद चित्रण, अर्ध आदमकद चित्रण। ये दोनों किसने बनाए, तो साहिब राम ने। किसने बनाए, ये दोनों चित्र साहिब राम ने बनाए, साहिब राम ने बनाए। किसने बनाए, साहिब राम ने बनाए। ये दोनों चित्रण किसने बनाए, साहिब राम ने बनाए। एक आता है यशोधरा का चित्र। यशोधरा का चित्र ये बनाया मोहम्मद शाह ने। यशोधरा का चित्र किसने बनाया, मोहम्मद शाह ने। यशोधरा का चित्र बनाया मोहम्मद शाह ने। आदमकद चित्रण किसने बनाया है, तो साहिब राम ने। किसका बनाया, ईश्वरी सिंह का तो बनाया पूर्ण वाला, सिर से लेके पैर तक वाला। प्रताप सिंह का बनाया तो कमर तक का। प्रताप सिंह का अर्ध आदमकद चित्रण है। चले आगे। अब इसमें अगली जो आती है वो आती है शेखावाटी चित्रशैली।
हाँ, शेखावाटी। शेखावाटी किस लिए फेमस है? हाँ, हवेलियों के लिए। किसके लिए फेमस है? हवेलियों के लिए। और भित्ति चित्रण के लिए कौन सा स्थान फेमस है? शेखावाटी। कौन कौन से जिले आते हैं? नीम का थाना। और कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? परबतसर, नागौर में। अगर अपन आगे जाएं, नागौर में नहीं आता है, अब कुचामन में आता है, डीडवाना कुचामन में परबतसर। तो परबतसर डीडवाना का भी कुछ भाग किस में आता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। इस चित्र शैली के अंदर ना हमको प्रारंभ काल ध्यान रखना है, कोई प्रारंभ काल नहीं है। इस चित्र शैली के अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ये जो चित्र शैली है ये किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रण के लिए और हवेलियों के लिए फेमस है। तो किस पे चित्रण हुआ है इस चित्र शैली में? हवेलियों पर भित्ति चित्रण, शेखावाटी चित्र शैली। अगर इसकी बात करें तो इस चित्र शैली में क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है इस चित्र शैली की? हवेलियों का भित्ति चित्रण, हवेलियों का भित्ति चित्रण, हवेलियों का भित्ति चित्रण, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा बात करेंगे कि ये जो चित्र शैली है, ये चित्र शैली विकसित किसके काल में हुई? तो जहांगीर के काल में। किसके काल में विकसित हुई है? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में सर्वाधिक विकास। जहांगीर के काल में क्या है? सर्वाधिक विकास। इसी चित्र शैली का एक अन्य नाम है, वो है फ्रेस्को कला। अन्य नाम क्या है? फ्रेस्को कला, फ्रेस्को कला। इसी को हम अराइश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? अराइश पद्धति कहते हैं। अराइश पद्धति के अलावा इसी को हम पणा पद्धति कहते हैं। अगर ये तीनों नाम आ जाए तो किसका संबंध होगा? शेखावाटी चित्र शैली का। फ्रेस्को कला, अराइश पद्धति या पणा पद्धति, ये तीनों जो संबंध है शेखावाटी के क्या है? अन्य नाम है। अब देखो ये फ्रेस्को कला जो है ना, ये कहाँ से आई है? तो ये जो चित्रकला, ये जो शैली आई है वो आई है इटली से। कहाँ से आई है? इटली से। फ्रेस्को कला कहाँ आई है? भारत आई है। इटली से फ्रेस्को कला भारत आई। इटली से फ्रेस्को कला कहाँ आई? भारत आई। इटली से फ्रेस्को कला किधर आई? भारत आई। चित्रण जो है वो तीन प्रकार से किया जाता है। कैसे? एक होता है फ्रेस्को सेको, एक होता है फ्रेस्को बुनो और एक होता है फ्रेस्को साधारण। फ्रेस्को सेको से मतलब है कि सूखी दीवार के ऊपर चित्रण करना। फ्रेस्को बुनो का मतलब है गीली दीवार के ऊपर चित्रण करना। और फ्रेस्को साधारण का मतलब है आधी गीली और आधी सूखी दीवार के ऊपर भित्ति चित्र बनाना। तो यहां तक लिख लिया। एक होता है फ्रेस्को सूको, याद रह जाएगा। सूको से क्या? सूखना। फ्रेस्को सूको। एक होता है फ्रेस्को बुनो और एक होता है फ्रेस्को सादा या साधारण बोल सकते हैं। फ्रेस्को साधा। तो देखो फ्रेस्को सूखो क्या है? सूखी दीवार पे भित्ति चित्रण बनाना। किस पर बनाना? सूखी दीवार पर भित्ति चित्र बनाना। सूखी दीवार के ऊपर चित्र बनाना क्या कहलाता है? फ्रेस्को सूखो। ये सवाल आया हुआ है इसलिए बता रही हूं। फ्रेस्को बुनो जो है वो है गीली दीवार के ऊपर चित्र बनाना। गीली दीवार पर चित्रकारी। गीली दीवार के ऊपर क्या करना? चित्रकारी करना। और फ्रेस्को साधा क्या है? आधी गीली और आधी सूखी। आधा गीला और आधा सूखा दीवार पर चित्रण। आधा गीला और आधा सूखा दीवार पर चित्रण। ये तीन तरह की पद्धतियां क्या ली जाती है? काम में ली जाती है। फ्रेस्को कला वो जो आई है इटली से आई है, जिसी को ही हमने भित्ति चित्रों का नाम दिया, क्योंकि इसमें भी क्या किया जाता है? दीवारों के ऊपर चित्र बनाए जाते थे। उसी को हमने शेखावाटी चित्र शैली जो है वो हमारी भित्ति चित्रण से संबंधित है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? फ्रेस्को चित्रकला। एक स्थान पड़ता है उदयपुर वाटी। कहाँ पड़ता है? नहीं पड़ता है अब। नीम का थाना। ठीक है, अब याद रखना उदयपुर वाटी, नीम का थाना। ठीक है, यहाँ के जो हवेलियों के भित्ति चित्र हैं, यहाँ पर क्या है? हवेलियों में जो भित्ति चित्र हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। हवेलियों के भित्ति चित्र क्या है? प्रसिद्ध हैं।
सर्वाधिक प्रसिद्ध जिन्हें किसने बनाया? देवा चित्रकार ने बनाया। सर्वाधिक प्रसिद्ध जिसे देवा चित्रकार ने बनाया, किसने बनाया? देवा नामक चित्रकार ने बनाया। ये पूछा गया सवाल, देवा नामक चित्रकार ने। और उदयपुर वाटी झुंझुनू में नहीं आता, अब उदयपुर वाटी कहां पर आता है? नीम का थाना के अंदर आता है। दीवारों को चुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो दीवार की चुनाई करता है, चेजारा। क्या कहलाता है? चेजारा। चितेरा क्या होता है? चित्र बनाने वाला। चित्र बनाने वाला तो कौन होता है? चितेरा। और दीवारों की चुनाई करने वाला क्या कहलाता है? चीजारा। ये आगे लिखेंगे, अभी वैसे दो तीन बातें और बतानी है इसमें। उदयपुर वाटी नीम का थाना की हवेलियां जो है वो भित्ति चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसे किसने बनाया? देवा चित्रकार ने बनाया। ये पता चल गया। गीली दीवार, सूखी दीवार पर चित्रण क्या है? फ्रेस्को सूखो। फ्रेस्को बुनो क्या है? गीली दीवार के ऊपर चित्र बना। फ्रेस्को सादा क्या है? आधी गीली और आधी सूखी, पंखा चला के सुखाई हुई जैसी उन दीवारों पर क्या करना है? चित्र बनाना। ठीक है। अब अगली आती है उणियारा टोंक। क्या आती है? उणियारा टोंक। एक दो बातें और लिख लो, रुको। देखो इस चित्रशैली के अंदर एक है लैला मजनू। लैला मजनू का चित्रण, हाँ शेखावाटी में लैला मजनू का चित्रण। लैला मजनू के चित्रण के अलावा ये लैला मजनू की मजार पता है राजस्थान में कहाँ है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर और बीकानेर के अंदर स्थान पड़ता है अनूपगढ़। अब नहीं पड़ता है, नया जिला है। अनूपगढ़ क्या है? नया जिला है। अनूपगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी और पर जिला कौन सा लगेगा? श्री गंगानगर। वहां पर लैला मजनू की मजार कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। एक है हीर रांझा का चित्रण। हीर रांझा का चित्रण, हीर रांझा का चित्रण। एक है मोटर गाड़ी। क्या होती है मोटर गाड़ी? है बैलगाड़ी। मोटर गाड़ी, बैलगाड़ी। और क्या? चील गाड़ी। चील गाड़ी किसको कहते हैं बताओ? नहीं, चील गाड़ी का मतलब होता है प्लेन। जैसे गांव के अंदर जब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं चील गाड़ी जा रही है। क्या जा रही है? चील गाड़ी। चील गाड़ी का मतलब क्या है? प्लेन। तो मोटर गाड़ी, बैलगाड़ी और चील गाड़ी का चित्रण भी किसमें हुआ है? शेखावाटी चित्रशैली के अंदर। लैला मजनू का चित्र भी शेखावाटी की दीवारों के ऊपर बना हुआ है। भी हीर रांझा का चित्रण भी कहां पर है? शेखावाटी की दीवारों पर अगर पूछ ले कि लैला मजनू की मजार राजस्थान में कहाँ है तो श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में। अब आगे लिखो उणियारा टोंक। देखो इसमें जो प्रारंभ है वो प्रारंभ है सरदार सिंह का काल। किसका काल है? सरदार सिंह का काल। अगर हम इसके स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल इसमें है संग्राम सिंह का काल। ये अलग संग्राम सिंह है। किसका काल है? संग्राम सिंह का काल। फिर अगर इसके अंदर हम प्रधान रंग की बात करें तो ये ऐसी चित्रशैली है जिसके अंदर सर्वाधिक रंगों का प्रयोग किया है और बिल्कुल कम बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में? नागौर चित्रशैली में। मैंने बताया वहां के लोग अभी भी सफेद वस्त्र पहनते हैं। वहां के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? सफेद वस्त्र पहनते हैं। प्रधान रंग में आप सारे रंग लिख सकते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी आपको पसंद हो। लाल, पीला, हाँ सर्वाधिक रंगों का प्रयोग लाल, पीला, हरा, नीला। फिर अगर हम इसके बात करें चित्रकारों की, जो चित्रकारों में देखो एक बात मैं आपको बोल देती हूं। एक है लखन। लखन कैसे हैं? धीमे हैं। हम बोलते हैं ना इसके लक्षण धीमे हैं, तो कौन है? लखन धीमा। लखन धीमा कहां पर गया? काशी गया। कहां गया? काशी गया। काशी में कौन मिला? मीर बख्श मिला। कौन मिला? मीर बख्श। उन कहते हैं ना इसके लक्षण धीमे। लखन, इसके लखन कैसे हैं? धीमे। ये कहां गया? धीमे धीमे चल के काशी गया। काशी में जाके किससे मिला? मीर बख्श से मिला। तो इनके चित्रकार कौन हो गए? लखन, धीमा, काशी और मीर बख्श। इस चित्रशैली की विशेषता एक सबसे पहली बात है कि ये जो चित्रशैली है बूंदी और जयपुर दोनों चित्रशैली का मिश्रण है। कौन सी चित्रशैली का मिश्रण है? बूंदी प्लस जयपुर चित्रशैली का मिश्रण है। हाँ, हाड़ौती और ढूंढाड़ का मिश्रण है, जयपुर चित्रशैली का मिश्रण है। बताओ क्यों है? दोनों के नजदीक पड़ता है।
दोनों के क्या पड़ता है, नजदीक पड़ता है। तो बूंदी और जयपुर चित्रशैली का मिश्रण इस चित्रशैली की क्या है, विशेषता है। बूंदी और जयपुर चित्रशैली का मिश्रण है। बताऊं इस चित्रशैली के अंदर और कौन से चित्र लिख लिया, चलो। एक है इस चित्रशैली के अंदर शेर का चित्रण। किसका चित्रण, और बताओ किसका चित्र आएगा। बूंदी चित्रशैली की विशेषता क्या क्या है, पशु पक्षियों की शैली, तो पक्षियों का चित्रण। और क्या आ जाएंगे, जयपुर से क्या ले लेंगे अपन, हाथी। क्या लेंगे, हाथी का चित्रण। वर्षा में नाचता हुआ मोर है तो बूंदी, खाली मोर है तो नाथ द्वारा, खाली मोर है तो नाथ द्वारा। पर स्पेशल अगर देखा जाए तो वो बूंदी में ही होता है। और क्या ले सकते हैं, एक है सफेदा वृक्ष। सफेदा वृक्ष के अलावा मैंने आपको एक और वृक्ष बताया, वट वृक्ष। कौन सा वृक्ष बताया, वट वृक्ष। कुछ शिकार के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। शिकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। अब चित्रकला से संबंधित कुछ क्या है, शब्दावलियां हैं। जैसे जब अपन शादी के अंदर एल्बम बनाते हैं, उस एल्बम में क्या होता है, फोटोओं का संग्रह होता है। क्या होता है, फोटोओं का संग्रह होता है। तो इसी तरह से अगर राजस्थानी चित्रों के अंदर चित्रों का क्या संग्रह है, तो वो चित्रों का संग्रह कहलाता है जोतदाना। क्या कहलाता है, जोतदाना। तो चित्रकला से संबंधित कुछ क्या है, शब्दावलियां हैं, वो लिख लेते हैं अपन। चित्रकला से संबंधित शब्दावली। अगर कोई पूछ ले एग्जाम में, जोतदाना कहलाता है तो चित्रों का संग्रह। जोतदाना क्या कहलाता है, चित्रों का संग्रह। चित्रों का संग्रह क्या कहलाता है, जोतदाना। पोस्ट ब्रैकेट में आप एल्बम लिख सकते हैं आपके समझने के लिए। जैसे हम चित्रों का संग्रह किस में करते हैं, एल्बम में करते हैं। एक अभी मैंने आपको बताया चितेरा। चितेरा का मतलब होता है चित्रों को बनाने वाला। चित्रों को बनाने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चितेरा कहलाता है। एक अभी मैंने आपको क्या बताया था, चिजारा। चिजारा क्या है, दीवार की चुनाई करने वाला। दीवार की चुनाई करने वाला, दीवार की चुनाई करने वाला। एक होता है डांकना। क्या होता है, डांकना। ये डांकना का मतलब होता है किसी भी चित्र के अंदर रंग भरना। किसी भी चित्र के अंदर क्या करना, रंग भरना। तो चित्र के अंदर रंग भरना वो कहलाता है डांकना। चित्र में रंग भरना क्या कहलाता है, रंग। चित्र में रंग भरना क्या कहलाता है, डांकना। एक होता है मोरनी मांडना। क्या होता है, मोरनी मांडना। और ये जो मोरनी मांडना है, ये भीलों के द्वारा दीवारों पर की गई चित्रकारी। भीलों के द्वारा दीवारों पर की गई चित्रकारी। दीवारों पर की गई चित्रकारी, भीलों के द्वारा दीवारों पर की गई चित्रकारी। तो जोतदाना क्या है, चित्रों का संग्रह। जैसे एल्बम के रूप में अपन चित्र रखते हैं, राजस्थानी भाषा में क्या बोलेंगे उसको, जोतदाना। चितेरा क्या है, जो चित्र बनाता है। क्या होता है, जो चित्र बनाता है। चिजारा क्या है, जो दीवार को चुनता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा, अभी भित्ति चित्रण पढ़ा है, भित्ति बनाएगा तभी बनेंगे चित्र। तो दीवार किससे कौन बनाता है, चिजारा। डांकना का मतलब होता है किसी भी चित्र के अंदर रंग भरना। किसी भी चित्र के अंदर रंग भरना क्या होता है, ऐसे छोटा पूछ लेता है कि डांकना कहलाता है, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ऑप्शन भी वैसे ही आते हैं कि हम कुछ और लगाया जाते हैं।
तो डांकना क्या है? चित्र के अंदर रंग भरना। मोरनी मारना जो प्रथा है, कला है, वो किसमें प्रचलित है? बिलों के अंदर। और बिल भी कहाँ पर बनाते हैं? दीवारों पर बनाते हैं। अब ऐसे कुछ एक चित्रकार हुए जिन्होंने इस चित्र शैली को अलग अलग नाम दिए। चित्रकार कह लो या इतिहासकार कह लो। इतिहासकार जो है इन्होंने चित्र को क्या किए हैं? अलग अलग नाम दिए। तो सबसे पहले आप इतिहासकार का नाम याद रखोगे, W.C. ब्राउन। क्या याद रखोगे? W.C. ब्राउन। उसके अलावा याद रखोगे गांगुली। कौन याद रखोगे? सौरभ गांगुली नहीं है। गांगुली के अलावा याद रखोगे हेवल, और हेवल भी लाइट नहीं है। हेवल्स की लाइट आती है? हेवल्स की लाइट आती है। एक है W.C. ब्राउन, एक है गांगुली और एक है हेवल। इन्होंने जो राजस्थान, ये जो चित्रशैली, इसको कहा है राजपूत चित्रशैली। बताओ क्या कहा? राजपूत चित्रशैली। राजपूत चित्रशैली का, इन तीनों ने क्या कहा इस चित्रशैली को? राजपूत चित्रशैली। एक आते हैं NC मेहता, ये मेरे नाम से याद रख लेना तुम, NC मेहता। NC मेहता ने इसको कहा है हिंदू चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली का है? हिंदू चित्रशैली। NC मेहता ने क्या कहा है? हिंदू चित्रशैली। फिर अगर आप एक और बात करें, रामकृष्ण दास। इन रामकृष्ण दास ने इन सारे मतों का उल्लंघन करते हुए कहा है कि ये कोई राजपूत चित्रशैली नहीं है, ना ही ये हिंदू चित्रशैली है, ये राजस्थानी चित्रशैली है। बताओ क्या है? राजस्थानी चित्रशैली। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, कौन? रामकृष्ण दास, तो फिर आप कर्नल जेम्स टोड में जा सकते हैं, जिसको हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? घोड़े वाले बाबा। अगर ये रामकृष्ण दास ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन मिलेंगे आपको? कर्नल जेम्स टोड मिलेंगे। कर्नल जेम्स टोड। इनके अनुसार क्या है ये? राजस्थानी चित्रशैली। तो W.C. ब्राउन, गांगुली और हेवेल, इन्होंने क्या कहा था चित्रशैली को? राजपूत चित्रशैली है। NC मेहता ने क्या कहा? ये हिंदू चित्रशैली है। फिर इन दोनों के मतों का उल्लंघन करते हुए रामकृष्ण दास ने क्या कहा कि ये कोई राजपूत चित्रशैली नहीं है, ना ही ये हिंदू चित्रशैली है। इस चित्रशैली का जो नाम है वो कौन सी चित्रशैली है? राजस्थानी चित्रशैली, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर चित्रशैली प्रचलित है, इसलिए ये चित्रशैली कौन सी है? राजस्थानी चित्रशैली। चले आगे। अब देखो कुछ प्रमुख चितेरे हैं जो आपको याद रखने। एक है भीलों का चितेरा, जो है बाबा गोवर्धन लाल। कौन है? बाबा गोवर्धन लाल। एक है नीड़ का चितेरा, नीड़ का चितेरा है सौभाग्यमल गहलोत। एक है गांवों का चितेरा, जो है बूढ़ सिंह शेखावत। ये बूढ़ सिंह शेखावत मैंने आपको पहले भी बताया है, बताओ कहाँ बताया है? याद करो। कृपाल सिंह शेखावत बताए थे मैंने, उनके जो गुरु बताए थे वो कौन थे? बूढ़ सिंह शेखावत। तो सबसे पहले देखो भीलों का चितेरा कौन है? प्रमुख चितेरे लिख लो ऊपर के, प्रमुख चितेरे, प्रमुख जो है। भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा है। इसी को हम बारात का चितेरा भी कहते हैं। बारात का चित्रण बनाया इन्होंने, बारात का चितेरा। किसने बनाया? बाबा गोवर्धन लाल ने। क्या बोलेंगे? बाबा गोवर्धन लाल। कहां से आता है इनका संबंध? राजसमंद से। कहां से आता है? राजसमंद से। बाबा गोवर्धन लाल। एक है नीड़ का चितेरा, और नीड़ का जो चितेरा वो है सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत का जो संबंध है वो है जयपुर से। कहां से है? जयपुर से। फिर मैंने आपको बोला गांवों का चितेरा। गांव का चितेरा मतलब गांव के चित्र बनाए इन्होंने। गांव का चितेरा वो है आपका बूढ़ सिंह शेखावत। और बूढ़ सिंह शेखावत का संबंध कहां से आता है? कहां के रहने वाले हैं बूढ़ सिंह शेखावत? बीकानेर के। कहां के रहने वाले हैं? बीकानेर के। पर अगर आपको वो कृपाल सिंह शेखावत पूछ लिया जाए तो वो कहां के? सीकर के। कहां के हैं? सीकर के। तो भीलों का चितेरा, जिनको हम बारात का चितेरा भी कह सकते हैं, तो वो कौन है? बाबा गोवर्धन लाल, जिनका संबंध कहां से? राजसमंद से। नीड़ का चितेरा अगर पूछ लिया जाए तो सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत। गांव का चितेरा कौन है? बूढ़ सिंह शेखावत। बूढ़ सिंह शेखावत। तो W.C. ब्राउन, गांगुली और हेवेल ने क्या कहा है? ये कैसी चित्रशैली है?
राजपूत चित्रशैली है। एनसी मेहता ने क्या कहा है, हिंदू चित्रशैली। फिर रामकृष्ण दास जी ने इन दोनों के मतों का उल्लंघन किया और उन्होंने क्या कहा, ये राजस्थानी चित्रशैली है। तो इसी के साथ में हमारा चित्रकला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। चित्रकला क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के किले, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।